नमस्कार। हमारी आज की कहानी है खून का रिश्ता। नंदन रानी, चोरी तो आप जैसे गरीब ही कर सकते हैं। सुरभि तंज कसते हुए बोली। रिया तड़प उठी। भाभी, माना कि आप उम्र और ओहदे दोनों में मुझसे बड़ी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। मैं तो कल आपको आपकी चेन ढूंढने में मदद कर रही थी और आज आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हैं। आपने इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि आप उस ननद पर उंगली उठा रही हैं जिसने हर सुख दुख में आपका साथ दिया है। आज इतनी दूर ससुराल से इजाजत लेकर आपकी सेवा करने आई हूँ। भला मैं अपनी ही भाभी की चैन चुराऊंगी? ऐसा सोचा भी कैसे आपने? बोलते बोलते रिया रोने लगी। देखा आपने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो मेरी चैन चुरा ली और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अंकित, ये ऐसे नहीं मानने वाली। गुस्से में फुंकारती हुई सुरभि बोली। अंकित कड़क आवाज में बोला, रिया देख, हम तेरी घर की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि दामाद जी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ इतना सब देखकर तेरे मन में लालच आ गया होगा। हमारे घर के ठाट बाट किसी का भी मन मोह सकते हैं, और तू ठहरी गरीब। हम जानते हैं ये चैन तूने ही चुराई है, इसलिए चैन वापस दे दे, वरना मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। इससे अच्छा होगा कि तू अभी के अभी अपनी गलती मान ले। अपने सगे भाई के मुंह से ये बात सुनकर रिया पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रिया ने अपना पूरा सूटकेस उन लोगों के सामने खाली कर दिया। हैंडबैग से भी सब सामान निकालकर पलंग पर फेंक दिया और बोली, लीजिए, देख लीजिए सब कुछ। और फिर भी यकीन ना हो तो मेरे शरीर का भी स्कैन कर लीजिए कि कहीं मैंने पहने हुए कपड़ों में तो कुछ नहीं छुपाया। मैं ये सब यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे सारे कपड़े अच्छे से चेक कर पाओ कि कहीं किसी कपड़े की खुफिया जेब में मैंने वो चेन न छुपा रखी हो। रोते रोते रिया अपने मायके से बाहर निकल गई। पिता मोहन जी, छोटा भाई शिवम और छोटी भाभी कविता ये हंगामा देखकर अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और रिया को रोकने लगे। मगर रिया गुस्से और अपमान की आग में जलती हुई घर के मेन गेट तक आ गई। बाहर आकर उसने रिक्शा ली, सीधे स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। खिड़की की सीट पर बैठी रिया के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अतीत के गलियारे में खो गई। अंकित, शिवम और रिया, तीनों भाई बहनों की परवरिश मोहन जी और विमला जी ने बहुत प्यार से की थी। मोहन जी बहुत पैसे वाले नहीं थे, मगर इतना कमा लेते थे कि बच्चों और पत्नी को खुश रख पाए। अंकित शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, गांव में सुविधाएं न होने के कारण मोहन जी ने उसे पढ़ाई के सिलसिले में शहर भेज दिया। तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी पढ़ाई की फीस भी बढ़ रही थी। मोहन जी की दूध और किराए की दुकानें थीं, जहां वे दिन रात मेहनत करते थे। विमला जी भी व्यापार में उनका खूब साथ देती थीं। छोटा भाई शिवम, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने भी मोहन जी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। हालांकि माँ बाप चाहते थे कि वो भी पढ़ाई करे, मगर शिवम बोला, पापा, मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता और मैं आपके पैसे बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि मैं दुकान पर ध्यान दूं। मोहन जी और बिमला जी ने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उधर अंकित पढ़ लिख कर शहर में एक बड़ी नौकरी पर लग गया। वो गांव के घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी जैसी भौतिक सुविधाएं भरने लगा। शिवम दुकान से घर का खर्चा निकाल देता था। अंकित के बॉस सुखवंत जी बहुत धनी व्यक्ति थे। उनकी इकलौती बेटी सुरभि के लिए कई रिश्ते थे, मगर सुखवंत जी को एक घर जमाई की तलाश थी। वो जानते थे कि कोई अमीर लड़का घर जमाई नहीं बनेगा, इसलिए उनकी नजर अंकित पर पड़ी। अंकित की ईमानदारी और काबिलियत से वो प्रभावित थे। एक दिन उन्होंने अंकित को घर बुलाया और सुरभि से मिलवाया।
सुरभि पढ़ी लिखी और आधुनिक ख्यालों की लड़की थी। सुरभि को अंकित पहली नजर में पसंद आ गया। सुखवंत जी ने अंकित के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। अंकित बोला कि यदि उसके माता पिता हाँ कहेंगे तो वो शादी कर लेगा। दूसरे दिन फोन पर बात हुई और शादी तय हो गई। शादी के बाद सुखवंत जी ने दोनों को हनीमून के लिए कश्मीर भेज दिया। वहां से लौटकर जब सुरभि गांव आई तो 15 दिनों में ही उसका मन उब गया। शहर लौटकर वो अंकित से बोली, अंकित, पापा कह रहे थे कि उनके बंगले का ऊपर का फ्लोर खाली पड़ा है, हम वहीं रहने चलें, इससे किराया भी बचेगा। अंकित पहले तो हिचकिचाया कि लोग उसे घर जमाई कहेंगे, मगर ससुर सुखवंत जी के दबाव और करोड़ों की संपत्ति के मोह में वो मान गया। इधर छोटे भाई शिवम की शादी गांव की सीधी सादी लड़की कविता से हो गई। इस शादी में अंकित और सुरभि फॉरेन ट्रिप पर होने के कारण नहीं आ पाए। कविता ने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। इसके बाद रिया की शादी भी एक संपन्न परिवार के लड़के अमित से तय हो गई, मगर सुरभि की प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अंकित और सुरभि इस शादी में भी नहीं आए। अंकित अब पूरी तरह सुरभि के रंग में रंग चुका था और उसे गांव के रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं रह गया था। शादी के कुछ समय बाद माँ विमला जी का देहांत हो गया। अंकित अकेला आया और क्रियाकर्म करके तुरंत लौट गया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि सुरभि का अबॉर्शन कराना पड़ा है। छोटी भाभी कविता ने सुरभि को देखभाल के लिए गांव बुलाया। अंकित कार में बिठाकर सुरभि को गांव ले आया। ननद रिया भी अपने ससुराल से इजाजत लेकर भाभी की सेवा करने मायके आ गई। रिया और कविता मिलकर सुरभि का खूब ख्याल रख रही थी। तभी एक दिन रिया के पास अमित का फोन आया। अमित का व्यापार पूरी तरह डूब चुका था और वो भारी कर्ज में आ गया था। यह सुनकर रिया फवक फवक कर रो पड़ी। शिवम और कविता ने उसे ढांढस बंधाया कि वे उसकी मदद करेंगे। इस दुख के बावजूद रिया सुरभि की सेवा में लगी रही। वो रोज सुरभि की बॉडी मसाज करती थी। एक दिन मसाज के बाद जब सुरभि नहाकर आई तो उसकी 40 ग्राम की सोने की चेन गायब थी। घर में ढूंढने पर भी चेन नहीं मिली। सुरभि का माथा ठनका। अमित के नुकसान की बात सुनकर सुरभि को रिया पर शक हो गया था। अगले दिन जब रिया बाथरूम में गई तो अंकित और सुरभि ने उसके बैग की तलाशी ली और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ट्रेन की सीटी की आवाज से रिया वर्तमान में लौटी। उसका ससुराल आ चुका था। घर पहुंचते ही उसकी सास माला जी ने पूछा, बेटा तेरा सामान कहाँ है? माला जी बहुत दयालु महिला थी। रिया अपने आंसू ना रोक सकी और पूरी बात बता दी। माला जी ने दुख जताते हुए रिया को गले से लगा लिया। रात को जब अमित घर आया तो रिया ने रोते हुए कहा, अमित आपका व्यापार क्या डूबा? मेरे भाई भाभी ने मुझे चोर घोषित कर दिया। अमित ने दिलासा दिया, तुम फिक्र मत करो रिया, ये बुरे हालात भी बदलेंगे। रिया ने सख्त लहजे में कहा, आज से मेरा अपने बड़े भाई भाभी से रिश्ता खत्म। अब हम दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। उधर मायके में जब पिता मोहन जी, शिवम और कविता को इस नीच हरकत का पता चला तो वे अंकित और सुरभि पर बहुत गुस्सा हुए। शिवम और कविता ने रिया को मनाने के लिए कई फोन किए, लेकिन आत्मसम्मान की चोट खाई रिया ने किसी का फोन नहीं उठाया। अगले 4 सालों तक रिया और अमित ने जी तोड़ मेहनत की और अपना डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा कर लिया। सारे कर्ज चुका दिए। रिया कभी कभार सिर्फ अपने बूढ़े पिता मोहन जी का हालचाल पूछ लिया करती थी। एक दिन रिया ने अपने पिता को फोन किया। मोहन जी रोते हुए बोले, बिटिया मेरी पूरी बात सुन ले, तेरा बाप बूढ़ा हो चला है,
थोड़े दिन पहले हमारे पुरानी काम वाली जमुना पड़ोस में चोरी करते हुए पकड़ी गई। उसने कबूल किया कि सुरभि की चेन भी उसी ने चुराई थी। तेरे बड़े भाई भाभी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। रिया ठंडे स्वर में बोली, पापा, मेरे लिए अब ये बातें बेफिजूल हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोहन जी बिलक पड़े, बेटी, तेरे बड़े भाई अंकित की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। वो अस्पताल में है और डायलिसिस पर चल रहा है। पता नहीं आगे क्या हो। तू बस एक बार उससे मिलने आ जा। वो तुझसे माफी मांगना चाहता है। भाई की गंभीर बीमारी की खबर सुनते ही रिया का दिल पसीज गया। खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता होता है। रिया और अमित तुरंत अस्पताल पहुंचे। अंकित और सुरभि रिया को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे और पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। तभी वहां शिवम और कविता भी आ गए। बातों बातों में पता चला कि परिवार में किसी की भी किडनी अंकित से मैच नहीं हो रही है। रिया ने बिना एक पल गवाए अपना टेस्ट करवाया और उसकी किडनी अंकित से मैच कर गई। रिया ने अपनी एक किडनी देकर अपने भाई अंकित की जान बचा ली। आज अंकित और सुरभि अपनी खुदगर्जी और शर्मिंदगी के बोझ तले गड़े जा रहे थे। धन दौलत और स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती, लेकिन रिश्ते और आत्मसम्मान अनमोल होते हैं। किसी की मजबूरी या गरीबी का मजाक उड़ाकर उस पर बिना सोचे समझे झूठा इल्जाम लगाना रिश्तों में ऐसी दरार पैदा कर देता है जो कभी नहीं भरती। हमें मुश्किल वक्त में अपनों का सहारा बनना चाहिए, ना कि उन पर उंगली उठानी चाहिए। दोस्तों, क्या रिया द्वारा अपने अपमानजनक अतीत को भूलकर अपने भाई अंकित को अपनी किडनी देकर जान बचाना सही फैसला था? यदि आप रिया की जगह होते तो क्या आप भी ऐसे भाई को माफ करके उसकी जान बचाते? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको स्वाभिमान, पारिवारिक रिश्तों और माफी के एहसास को दर्शाती ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों और सामाजिक प्रसंगों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।